पेड़ इतने टेढ़े मेढ़े और छोटे थे जैसे मानो किसी बूढ़ी औरत की उंगलियां हों। घोर काले रंग के फफूंद और काई उन पर जमी थी और आसमान अजीब तरीके से धुंधला था। एक ऐसी जगह जो विचित्र राक्षसों से भरी पड़ी है जिन्हें आप वास्तविकता में कभी नहीं देख पाएंगे। और अब यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़का जिसके ऊपर एक बहुत भयानक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है उसको खाने के लिए, और वो लड़का उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर लड़ रहा होता है और वो कहता है, और अगर मैं यहीं मर जाऊं तो। लेकिन मैं सपने से जाग गया। बहरहाल साल बीत चुके हैं जब से मुझे ऐसा दर्द होने लगा है मानो मैं हर रोज मर रहा हूँ। फिर से वही बुरा सपना। मैं मरने के दर्द को सहन कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या है। नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और अगर मैं वास्तविकता में सो जाता हूँ तो मैं दोबारा से उसी दुनिया में चला जाता हूँ। अगर मैं नाइटमेयर की दुनिया में मर जाता हूँ तो मुझे रियल वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाता है। मुझे चैन की नींद मिलना नामुमकिन था। फक उस भयानक सपने में मरने से बचने के लिए वेपनरी, मार्शल आर्ट, शॉर्टमैनशिप, जंगल सर्वाइवल और भी बहुत सारी चीजें मैंने 12 साल तक अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, और इसी वजह से मेरे उस पूरे सपने में मरने की संभावना कम होने लगी। बहरहाल फंडामेंटली असली समस्या तो नींद है। अब यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो डॉक्टर के पास भी जाता है। डॉक्टर भी उससे कहती है कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करें जो आप करना चाहते हैं और तब शायद आपको अच्छी नींद आ सकेगी। वो लड़का भी अपने मन में सोचता है और कहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बस नींद आ रही है, मैं बस चैन से सोना चाहता हूँ, भले ही बस एक बार ही सही। वो इतना सब अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो अपने खून को देखता है और कहता है आह ये मेरा खून है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और अब वो जमीन पर गिर जाता है और उसके नाक से काफी ज्यादा मात्रा में खून फैल चुका था। जमीन पूरी खून से लाल हो गई थी और वो अपने ही मन में कहता है आखिरकार ये क्या है, मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रही है, और तो और इतने टाइम से मेरे सर में जो दर्द था वो भी काफी ज्यादा हद तक कम हो गया है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ताज़ी हवा मेरे सीने और सर को भर रही हो। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने आज वाकई में अच्छी नींद ली है। 12 साल हो गए हैं, और ये मत कहना अब क्या मैं सचमुच मर गया। तो ये जगह है जिस नाइटमेयर वर्ल्ड में मैं 12 साल से जी रहा हूँ। अब यहाँ पर वो लड़का नाइटमेयर वर्ल्ड में पहुंच चुका था, और वो नाइटमेयर वर्ल्ड में किसी चीज को महसूस करता है। वो उस साइड देखता है तो एक बहुत भयानक मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा था, और वो उस मॉन्स्टर से छुपकर पेड़ के पीछे बैठ जाता है। मॉन्स्टर देखने में काफी ज्यादा भयानक था। वो लड़का अपने मन ही मन कहता है इतने ज्यादा ब्लड लॉस के बाद मैं सचमुच मर चुका हूँ, और अगर ऐसा है तो अगर मैं यहाँ मर गया तो वापस लौटने के लिए कोई रियलिटी ही नहीं बचेगी। अब से यही जगह मेरी रियलिटी है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये किस तरीके की जगह है, और ये भी पता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। मौजूदा हालत को देखते हुए मुझे अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे कोई ऐसी जगह जाना चाहिए, कोई ऐसी चमकदार जगह जहाँ मॉन्स्टर आना पसंद नहीं करते। लेकिन ये कैसी फीलिंग है, मैं भागना नहीं चाहता। क्या ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत दिनों बाद गहरी नींद में सोया, या फिर इसलिए ये बॉडी मेरे असली बॉडी से काफी ज्यादा यंगर है। मेरी पूरी बॉडी मुझसे चीख चीख कर कह रही है कि फाइट करो और सरवाइव करो। जिनके सामने भाग के आ रहे हुए मॉन्स्टर को एक जबरदस्त स्लैश मारता है, और एक ही अटैक में वो जमीन पर गिर जाता है। आसमान से रोशनी खिलने लगी थी, जहाँ दूसरी तरफ जिस मॉन्स्टर को जिनने मारा उसकी बॉडी में तलवार घुसा घुसा कर वो उसका कोर निकालता है, और उस कोर को अपने हाथ पे लेता है और उसको नोच नोच कर खा जाता है। और खाते खाते अपनी मन ही मन कहता है इस डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में मैं हर हाल में जिंदा रहूंगा। पहले तो एक ब्राइटर प्लेस की तरफ। अब वहाँ पर जिन एक रोशनी से भरे प्लेस तक पहुँचता है, सामने की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है अपने मन में एक और शानदार नींद भरी रात। मुझे आए हुए यहाँ 1 महीना हो गया है। मैं घोर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता रहा, और ऐसा सिर्फ इसलिए कि मुझे अभी सिर्फ लड़ने का मन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हंटिंग पर जाता हूँ, क्योंकि मजे के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना एक पागलपन है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लड़ने की इच्छा को रोक नहीं सकता। मैं हंटिंग तभी करता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ, जब मुझे फूड चाहिए होता है, और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। और जब मुझे नई पावर हासिल होगी, मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर इंसेंस, इसे खाने से मुझे एक मौका मिलेगा मॉन्स्टर्स की पावर हासिल करने के लिए। और जब से मैंने इसे खाना शुरू किया है तब से यहाँ पर रुकना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। और मैंने एक और फैक्ट को ढूंढ निकाला है। वो ये फैक्ट है कि ये बॉडी सेंस किसी ऐसे आदमी का लगता है जिसे थर्ड क्लास मैक्रेनरी कहा जाता है, मतलब तीसरे दर्जे का भाड़े का सैनिक कहा जाता है। अब सोचूं तो मैं ये लिखी हुई बातें पढ़ सकता हूँ। थर्ड क्लास मैक्रेनरी, इस तरीके का टोकन का एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं लोग रह रहे हैं। अब वो लड़का सामने की तरफ देखता है। मुझे वहाँ सामने से एक लाइट दिख रही है, और वहाँ पर जाके देखता है और कहता है अपने मन में आखिरकार ये क्या है।
एक ट्रैप, इसका मतलब है तो आसपास लोग हो सकते हैं। वो सामने की तरफ भागता है और एक घर को जाकर देखता है और अपने मन में काफी हैरानी से कहता है, एक घर। अब वो लड़का उस घर की तरफ जाता है, उस दरवाजे को नॉक करता है और कहता है, यहाँ पर कोई है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। वो लड़का आगे बढ़ता है और देखता है टेबल पर एक बुक रखी होती है। उस बुक को देखने के बाद अपने मन में कहता है, डिमोनिक रियल्म चिरोनिकल्स, इस जगह की हिस्ट्री और जो यहाँ पर टर्म्स यूज होते हैं उस बारे में। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए चीजों को काफी ज्यादा बारीकी से दर्ज किया गया है। ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुक को पढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और वहाँ पर कोई आ जाता है और वो आते ही साथ ही कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? मुझे क्लियरली आंसर दो वरना मैं तुम्हारे सर में छेद कर दूंगा। अब वो लड़का अपने मन में कहता है, एक इंसान। मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन क्या ये कोई मुझे लुटेरा समझ रहा है? अब वो उससे कहता है, कृपया गलतफहमी मत पालिए। इस दूर दराज के इलाके में सिर्फ एक घर था, तो मैं बस जिज्ञासावश अंदर आया था, बस इतना ही। देन वो ओल्ड मैन कहता है, तो फिर यहाँ से अब निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो लड़का कहता है, तो ठीक है, मैं समझ गया। और फिर वो बुक की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन बाय एनी चांस क्या आप मुझे ये किताब उधार दे सकते हैं? मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ और इसका मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े तो मैं चुकाऊंगा। वो ओल्ड मैन कहता है, अगर मैं इस तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना कर दूं तो? अब वो लड़का अपने मन में कहता है, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इस बुक की काफी ज्यादा जरूरत है। और उस मामले में फिर वो लड़का उस ओल्ड मैन से कहता है, तब तो मैं रॉबर बनना पसंद करूंगा। और अब वो अपने खंजर को निकाल लेता है और अपने मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये बूढ़ा आदमी कितना ताकतवर है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मैं इससे हार जाऊंगा। अब वो ओल्ड मैन चैन की सांस छोड़ते हुए अपने हथियार को नीचे करता है और उस लड़के से कहता है, ये सच है कि एक रॉबर एक बुक को पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम हेक्टर है। वो लड़का अपने मन में कहता है, उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। मेरा नाम किम वू जिन है। हेक्टर कहता है, गी मुजी, ये तो काफी ज्यादा विचित्र नाम है। वो लड़का कहता है, प्लीज मुझे जिन कहकर बुलाएं। और जिन अपने मन में कहता है, मेरा नाम काफी ज्यादा हार्ड है प्रोनाउंस करने में। हेक्टर कहता है, ऑल राइट, तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो किताब मेरे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको उधार नहीं दे सकता। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो तुम यहीं रुककर थोड़ी देर इसे पढ़ सकते हो, और इसके बदले मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे मोटे घरेलू काम में तुम मेरी मदद करो। जिन कहता है, थैंक यू। और अब इस तरह मैं हेक्टर के घर पर रुका। हेक्टर का स्वभाव रूखा था, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं लगता था। हेक्टर जिन से कहता है, अब खाना खाना स्टार्ट करो। उस खाने को देखकर जिन अपने मन में कहता है, इतने लंबे समय बाद पहली बार गर्मा गर्म सूप, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। हेक्टर शायद एक फरिश्ता हो। सूरज उगते ही हेक्टर शिकार पर निकल गया। जिन हेक्टर से कहता है, क्या आप भी आज बाहर जा रहे हैं? हेक्टर कहता है, हाँ, आज थोड़ा समय लग सकता है। उसने कहा कि उसके साथियों को मारने वाले मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए था। हेक्टर काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, लेकिन उसे घबराया हुआ देखकर वो कंफर्म कोई ना कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होगा। जब मैं अकेला होता था तो मैं क्रॉनिकल्स पढ़ता था, सभी कहानियां। नॉर्थर्न एम्पायर से शुरुआत करें। नॉर्थर्न एम्पायर का किंग लालच में अंधा हो गया। उसने एक रहस्यमयी दरवाजे पर हाथ रखा जिसमें पूरी कायनात की सच्चाई और बेहिसाब ताकत छिपी थी। और उस दिन द कैलेमिटी बिगेन, या यूं कहो कि विपत्ति शुरू हुई। रहस्यमयी दरवाजे से पावरफुल मॉन्स्टर आने लगे और 9 सालों में नॉर्थ को एक डिमोनिक प्लेस में बदल दिया गया। दुनिया पर मंडराते खतरे को देखते हुए अब वक्त आ गया था सबके एक होने का। सारी इंसानियत ने अपने पुराने झगड़े बुलाकर हाथ मिलाया और फिर जन्म हुआ एक महान संगठन का, द ऑर्डर अलायंस। इन डिमोनिक शक्तियों को रोकने के लिए ऑर्डर अलायंस ने एक बहुत बड़ा बैरियर बनाया। अब जिन बुक को बंद करता है और अपने मन में कुछ सोचता है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशंस है। कहते हैं कि डिमोनिक वर्ल्ड में जितना गहराई तक जाओगे उतना डीमन पावरफुल होते जाएंगे। अब सोचो तो जैसे जैसे मैं लाइट की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे डीमन कमजोर होते गए। मैं डिमोनिक वर्ल्ड में कितनी गहराई में भटक रहा था, वहीं दूसरी तरफ हेक्टर मॉन्स्टर से लड़ रहा था और अपने मन ही मन कह रहा था, ये कैसे, क्या मैं इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ? काफी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर हेक्टर के पीछे पड़े हुए थे। हेक्टर उनसे भाग रहा था। भागते भागते हेक्टर पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने औजार से उस पर अटैक करता है। हेक्टर के अटैक को वो मॉन्स्टर्स तोड़ के किनारे कर देते हैं और हेक्टर अपने दांतों को पीस कर रह जाता है और दोबारा से अपने घर की तरफ भागने लगता है। वही सामने से जिन चला आ रहा था अपने हाथ में ब्लेड शॉर्ट लिए। हेक्टर उसको देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, जिन यहाँ से भागो, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता और अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है।
है। हेक्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिनकी आंखों में एक जुनून सवार था। अब एक जंप करता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। मॉन्स्टर भी अपने पंजे से उसको रोकने की कोशिश करता है। जिन एक ही अटैक में अपनी ब्लेड शॉट से उस मॉन्स्टर को मार देता है और वहाँ खड़े बाकी के मॉन्स्टर भी ये सब देख रहे थे। हेक्टर भी अपने मन ही मन कहता है, ओ माय गॉड, उसने सिंगल ही स्लैश में वेयरवुल्फ को मार दिया। जिन वहाँ से आवाज लगाता है हेक्टर को, क्या इस मॉन्स्टर को स्ट्रॉन्ग माना जाता है? हेक्टर भी कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो कि वेयरवुल्फ स्ट्रॉन्ग होता है? हाँ, वो होता है और काफी ज्यादा इनक्रेडिबल भी होता है। जिन भी कहता है, आई सी। फिर बाकी के काम निपटाने के बाद पूरी डिटेल से मैं ये सुनूंगा। जिन उन मॉन्स्टर्स को देखता है और अपने मन ही मन सोचता है, हालांकि ये इतने ज्यादा ये मजबूत नहीं दिखते, लेकिन उनकी संख्या लगभग 40 है और अगर मैं बाई चांस लापरवाह हुआ तो मुझे बर्बाद करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा। उन सभी से लड़ने के बजाय मैं उसका गला काट दूंगा जो सेकंड इन कमांडर दिख रहा है और उनका मनोबल चकनाचूर हो जाएगा। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक लार्ज बिल्डिंग मेरे सामने खड़ी है और यही है, मुझे सबसे पहले इसी को मारना होगा। अब वो सेकंड कमांड मॉन्स्टर उसकी आंखों में देख रहा था। जिन भी उसकी आंखों से आंखें मिला रहा था। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंख को नीचे करता है और बाकी के वुल्फ उसको देखने लगते हैं और जो सेकंड कमांड था वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर बाकी के भी वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। हेक्टर ये सब देखता है और कहता है, वे भाग गए, वो वुल्फ जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जिन कहता है, उन्हें किसी भी सिचुएशन को असिस्ट करना बिल्कुल बेखूबी आता है। हेक्टर कहता है, कम से कम 40 गोल्ड कॉइन्स। तुमने जिस वेयरवुल्फ को मारा है उसके सर पर यही नाम रखा गया है। जिन कहता है, क्या ये बहुत सारा पैसा है? यह बिल्कुल सच है, इतना कि 6-7 साल तक बिना काम किए जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जिन हैरानी से अपने मन में कहता है, इस जैसे कमज़ोर वुल्फ पर इतना बड़ा इनाम। जब भी मुझे पैसों की कमी होती है तो मुझे अपने जैसे लोगों को ढूंढकर मारना होता है और मैं इसी तरीके से ढेर सारा पैसा कमाता रहूँगा। शायद यहाँ जीवन पिछले 12 सालों की तुलना में आसान हो सकता है। अब इसी बीच हेक्टर कुछ काम की चीज़ें जिनके सामने रखता है और कुछ पोटली में सोने से भरे सिक्के भी रखता है। जिन कहता है, ये क्या है? हेक्टर उसे समझाता है, वेयरवुल्फ छिपाना, जरकी चांदी के सिक्कों की थैली और पायनियर मैप। इसे लेकर पायनियर विलेज जाओ, मैप पर मार्क प्लेस पर जाओ और जैकब को ढूंढो, वो इस खाल को फेयर प्राइस में खरीद लेगा। जिन कहता है, क्या आप इतनी कीमती चीज मुझे यूं ही दे देंगे? तुमने वेयरवुल्फ को मार डाला तो इसलिए मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि मुझे उस वेयरवुल्फ से काफी ज्यादा नफरत थी? अब हेक्टर अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, मेरे लिए बदला लेने के लिए थैंक यू जिन। मुझे उम्मीद है कि मौका मिलने पर हमारी फिर मुलाकात होगी। अब दोनों लोग शेक हैंड करते हैं। जिन कहता है, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू। जिन अपने सामान के साथ हेक्टर के घर से अलविदा लेता है। जिन अपना रास्ता तय कर ही रहा था, तभी जो सेकंड कमांड जैसा दिखने वाला वुल्फ था वो उसको नोटिस कर रहा होता है। अब हम लोग को आगे पायनियर विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन पहुंच चुका था। जिन वहां पहुंचने के बाद कहता है, तो ये है पायनियर विलेज। जिन आगे बढ़ता है और कहता है, एक स्मॉल टाउन होने के नाते यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में स्टॉक्ड सामान है। जिन आगे आगे बढ़ रहा होता है और उसके आगे पीछे लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं। जिन ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है, क्या ऐसा इसलिए है कि मैं उनके लिए अजनबी हूँ, इसलिए वो लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं? और तो और यहाँ पर सभी लोग कितना ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। खैर ये बात समझ में आती है, इस दुनिया में मॉन्स्टरों से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, वो पीपल्स लोग हो सकते हैं। जिन एक रेस्टोरेंट बार के अंदर जाता है और टेबल पर अपना सभी सामान रखता है। शॉपकीपर उससे कहता है, क्या तुम्हें बियर चाहिए? जिन कहता है, मैं ड्रिंक नहीं लूंगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैकब नाम का आदमी कहाँ मिल सकता है? तभी उसके बगल में टेबल पर बैठा हुआ आदमी कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे हो? मैं जैकब हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिन उसको देखता है ऊपर से लेके नीचे तक और अपने मन ही मन कहता है, क्या यही जैकब है? ये तो साला देखने में ही धोखेबाज लग रहा है। जिन उससे कहता है, मुझे हेक्टर ने भेजा है, उसने कहा कि अगर मैं तुमसे मिलता हूँ तो मैं एक वेयरवुल्फ की खाल बेच सकता हूँ। जिनकी बात सुनते ही जैकब काफी हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? एक वेयरवुल्फ? हेक्टर ने एक वेयरवुल्फ को मारा? जिन अपने मन ही मन कहता है, क्या ये सोच रहा है कि हेक्टर ने उसे वेयरवुल्फ को मारा? वेल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जैकब वेयरवुल्फ की खाल को देखता है और कहता है, ये तो सचमुच वेयरवुल्फ की खाल है। और अब वहाँ पर बाकी के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या हेक्टर ने आखिरकार उस बूढ़े आदमी ने ये कर ही दिखाया?
भले ही वो बूढ़ा हो गया हो लेकिन हेक्टर तो हेक्टर ही है। जैकब कहता है, हाँ जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे पता था कि हेक्टर ये कर सकता है। अब यहाँ पर जैकब के साथ जो लोग होते हैं वो जिन को घेर लेते हैं। जिन कहता है, आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो? जैकब कहता है, क्या तुम देखकर नहीं बता सकते? मैं तुमसे नाइसली कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। हेक्टर अपने मन ही मन कहता है, धोखेबाज कहीं का, आखिर चेहरे झूठ नहीं बोलते। जिन कहता है, हेक्टर ने तुम पर भरोसा कर कर मुझे यहाँ भेजा है। क्या तुम हमेशा से इसी तरीके से, इसी इरादे से बिजनेस करते हुए आए हो? जैकब कहता है, अपनी जबान संभाल कर बोलो, मैंने तो बस एक इन्वेस्टमेंट किया है। हेक्टर का ठिकाना बहुत दूर था, इसलिए वहाँ पर सप्लाई पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। मुझे अपने सभी नुकसानों की भरपाई के लिए इस खाल की ज़रूरत है। जिन कहता है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन मैं महज एक ख्याल के लिए किसी आदमी को नहीं मार सकता। घटिया कमीने, शुक्र मनाओ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जैकब उसके मुँह पर बियर फेंकते हुए कहता है, बच्चे चालाक बनने की कोशिश मत करो और यहाँ से चुपचाप निकलो। जिन वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ दूसरी तरफ जैकब उसको टीज करते हुए कहता है, गुड चॉइस। लेकिन जिन वहाँ से जा नहीं रहा था, वो एक टेबल को उठाता है और कहता है, सुनो जैकब, यदि तुम्हारा इरादा शुरुआत से ही किसी को धोखा देने का था तो तुमको गर्दन पर वार करना चाहिए था, ना कि पीठ पर। जैकब हंसते हुए कहता है, मैंने जो तुम्हें अभी स्मार्ट चॉइस कहा था, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। इस बच्चे को अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता और अब सभी लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिन धीरे लफ्जों में कहता है, तुम सब मरोगे। इन जैसे लोगों को अगर मैं मार भी दूं तो शायद मुझे कोई गिल्टी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ बंदा अपने मन ही मन सोचता है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। अब इसी बीच एक और आदमी जिन पर अटैक करता है अपनी कुल्हाड़ी से। जिन उसके अटैक को डॉज करता है और उसकी कुल्हाड़ी से पूरी ज़मीन फट जाती है। जिन टेबल पर हाथ फेरता है और उस टेबल को वापस उसकी तरफ फेंकता है और अब अपनी ब्लेड शॉट से जिन उसकी गर्दन को फाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब अपने मन में कहता है, अरे यार, अचानक से इसके अंदर मॉन्स्टर कहाँ से प्रकट हो गया? इस एरिया में इतना ज़्यादा स्ट्रांग आदमी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, और अगर था भी तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसको जानता ना हूँ। इस रफ्तार से तो मैं व्यर्थ ही मर जाऊंगा। जिन अपनी शॉट पे शॉट चलाया जा रहा था और एक के बाद एक आदमी को खत्म करे जा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। जैकब घबराते हुए कहता है, डैम इट, यहाँ से सभी लोग भागो। जैकब के पीछे पीछे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक खिड़की को तोड़कर सामने की तरफ कूदते हैं। जैकब जमीन पर गिरता है और उसके बाद वो देखता है उसके सामने कोई खड़ा होता है। जैकब कहता है, एक रेड वुल्फ। आखिरकार ये मॉन्स्टर विलेज में क्यों है? जैकब के पीछे से जिन भी आता है। जैकब और उसके साथी अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं। जिन वुल्फ की तरफ देखता है और उस वुल्फ को याद करता है। जिन कहता है, तुम वही स्काउट वुल्फ हो? क्या तुम भी मरने की इच्छा से यहाँ आए हो? रेड वुल्फ तुरंत डर जाता है और ज़मीन पर लेट जाता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने की एक्टिंग भी करने लगता है। जैकब और उसके साथी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। जिन अपने मन ही मन कहता है, आखिरकार ये आवारा कुत्ते जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? अब ये मत कहना कि ये वुल्फ। और इतना बोलने के बाद रुक जाता है और तेज लहजों में कहता है, इन सबको काटो। जिन उसको ऑर्डर देता है। रेड वुल्फ वापस से खड़ा होता है और उन सबको बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और एक आदमी की गर्दन पर वो अटैक करता है और अपने जबड़े से उसके मांस को खींच लेता है। जिन ये देखने के बाद कहता है, ओह नाइस। जहाँ दूसरी तरफ जैकब उस रेड वुल्फ को देख रहा होता है। रेड वुल्फ उसके साथियों को बहुत बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा होता है। जैकब अपने मन ही मन कहता है, फक, आखिरकार अब मैं क्या करूं? ऑल राइट, तो अब मुझे इस सिचुएशन से पहले बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो एक मूर्ख है। अगर कुछ टाइम में इससे माफ़ी मांग लूँ तो शायद ये मुझे इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पर जैकब उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ करूँगा, बस तुम मुझे ऑर्डर दो। और अपने मन ही मन वो जैकब कहता है, रिवेंज इसके बाद ही आता है। जिन अपने भारी भरकम शॉट को ज़मीन में गाड़ता है और उसकी शॉट की धारदार ब्लेड से जैकब के सर में स्क्रैच पड़ता है और ब्लेड निकलने लगता है। जैकब भी उसको देखते ही कहता है, सर। और जिन अपने मन ही मन उसको देखते हुए कहता है, ये हरामी कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना रहा है। और अपनी पुरानी चीज़ों को याद करता है, जहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा होता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इस बार उसे माफ़ कर दीजिए। जैकब कहता है, जब मैंने उससे कहा कि मेरी सैलरी नहीं आई तो उसने कहा, तुम्हें पता है कि कंपनी की कैसी सिचुएशन चल रही है? तो फैक्ट्री मैनेजर ने मुझसे ये कहा। तो उस टाइम मेरा हार्ट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। मेरे पास सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बार जब मैं अपने घुटनों पर बैठा तो सैलरी 1 वीक लेट आई, फिर 1 महीने की देरी हुई, फिर 2 महीने की देरी हुई, और किसी समय तो मैंने मैनेजर से कहा, इस महीने भी मेरी सैलरी
आती ही है। मैनेजर उससे कहता है तुम बदमाश कहीं के, जब हालात मुश्किल हो तो क्या हमें एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए। खैर आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। उसने मुझे स्वार्थी करार दिया और मेरे साथ एक कमज़ोर व्यक्ति जैसा बर्ताव किया। महीने दर महीने जीना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिन पीछे पलटता है और अपने मन ही मन कहता है, लेकिन उस समय मैंने एक सबक जरूर सीखा। जहाँ दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठा जैकब, उसके मन में चालबाजी चल रही थी। वो अपने पीछे से खंजर निकालता है और जिन की तरफ अटैक करते हुए कहता है अब मरो तुम साले। जिन तुरंत पीछे पलटता है और उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम जैसे लोग ही धोखाधड़ी करते हैं और अब मुझे पश्चाताप का अर्थ नहीं पता। जैकब उसको इतने गुस्से में देखता है और कहता है ओ नहीं, लेकिन जिन उसका सर धड़ से अलग कर देता है और कहता है इस बार मैं अब कभी भी आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। तो अब अगला नंबर उस आवारा कुत्ते का है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि उसने फ़िलहाल मेरा पीछा करना तय कर लिया है। अब वो रेड वुल्फ जिन के सामने सोने से भरी पोटली को रख देता है। जिन उससे कहता है क्या तुम साथ चलना चाहते हो? रेड वुल्फ भी उससे चिपक जाता है। जिन उसके सर पर हाथ फेरता है। जिन कहता है ये काफ़ी चतुराई भरा काम है, अब से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। अब यहाँ पर सीन कटता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे के अंदर जिन आराम करके उठता है और कहता है एक परफेक्ट डीप स्लीप। आज सुबह इतनी ताजगी भरी है कि मुझे उड़ने का मन कर रहा है। जहाँ दूसरी तरफ वो रेड वुल्फ भी जम्हाई लेते हुए उठता है। जिन उठते ही साथ ही जाकर अपने कपड़े धोने लगता है और कपड़े धुलते धुलते कहता है मैंने पहली बार किसी आदमी की हत्या की और वो आदमी एक या दो नहीं बाकी कई सारे थे। बहरहाल मुझे गिल्ट क्यों नहीं फील हो रहा, क्योंकि वो लोग नीच थे। नो, मुझे उस टाइम जो इमोशन फील हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही था जब मैं मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ। यह एक रोमांचकारी अनुभव था। मेरे अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई है जो अब बदलने लगा है। क्या मुझ पर कोई कर्ज लगा है या कुछ और? खैर मैं बच गया, ये अच्छी बात है ना। एक बात तो कन्फर्म है, मेरी लाइफ यही है। यह मेरी पूरी लाइफ से बिल्कुल अलग है। मेरी ये नई ज़िंदगी मेरी पुरानी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होगी और अब मैं कोई बेवकूफ़ी या अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब से मैं शान और शौकत के साथ जीऊँगा। मैं बस प्रेजेंट को एंजॉय करूँगा। जिन चलते चलते 5th पाइनर सिटी पहुँच जाता है। जिन कहता है सबसे पहले चल के ये खाल बेचते हैं। मट तुम यहीं आसपास रहो और नज़रों से दूर रहो। अकॉर्डिंग टू चिरनॉकिकल्स, एक मॉन्स्टर बाउंटी रिसीव करने के लिए आपको ऑर्डर अलायंस को विजिट करना होगा। इसमें कहा गया है कि पाइनर सिटी में ऑर्डर अलायंस की एक ब्रांच है। और एक और चीज़ अपने मन ही मन कहता है क्या उसे मट कहकर बुलाना बार बार कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं हो जाता। अब हम लोग को ऑर्डर अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड जमाई ले रहा होता है। जिन वहाँ पहुँचता है और कहता है क्या यही ऑर्डर अलायंस है? गार्ड कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अब उसके सामने वो खाल को पटकता है। जिन कहता है मैं यहाँ एक मॉन्स्टर बाउंटी लेने आया हूँ। गार्ड कहता है ये तो सिर्फ एक कुत्ते की खाल है, ये शरारत करने की जगह नहीं है। और अचानक से कहता है नहीं रुक जाओ, ये तो एक वेयरवुल्फ की खाल है। काफ़ी ज़्यादा हक पकाकर उससे कहता है क्या तुमने इसे खुद पकड़ा? जिन कहता है हाँ मैंने पहले ही ऐसा किया था। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको ले जाकर बैठा दिया जाता है। जिन वहाँ बैठा होता है तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है और कहता है ओह माई ब्रदर, इंतजार कराने के लिए माफ़ी चाहूँगा। इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले हम लोग को श्योर होना था कि वो खाल असली है या नकली, तो इसमें इसलिए थोड़ा समय लग गया। ये वेयरवुल्फ की खाल असली है, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड और इसे चेक कर लो। जिन उसको देखता है और कहता है इतने पैसों में तो 6-7 साल आराम से बिताया जा सकता है। जब तक मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक ये मुझे रियल नहीं लगा। यह ट्रिपलिंग शिकार के दौरान होने वाली ट्रिपलिंग से अलग है। पैसा होना अच्छी बात है। जिनसे वो आदमी कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जिन कहता है एक रिक्वेस्ट? जी हाँ, हाल ही में एक पास की खदान में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और उसने सबके सर में दर्द कर रखा है। उस मॉन्स्टर की वजह से पत्थर की खदान खतरनाक है, जिसकी वजह से मजदूर अंदर नहीं जाते, जिसकी वजह से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस विलेज की पूरी इकोनॉमी ब्लड स्टोन माइनिंग पर टिकी हुई थी, लेकिन अब माइनिंग बंद होने के बाद पैसों का कैलकुलेशन एकदम रुक गया है, जिसकी वजह से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि विलेज पूरा बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। लोग कहते हैं कि वो वेयरवुल्फ से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो। जिन कहता है वो किस तरीके का मॉन्स्टर है? उस मॉन्स्टर का नाम मैड स्कल है और उस मॉन्स्टर पर 70 गोल्ड कॉइन्स बाउंटी का इनाम रखा गया है। इतना सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है मैंने मैड स्कल के बारे में किताब में पढ़ा है और मैं पहले ही इसका सामना कर चुका हूँ। उसकी खोपड़ी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और उसके आँखों में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है।
उसमें वेयरवुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है और देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे पहली बार इसे मारने में 1 महीना लग गया था क्योंकि मैं लगभग 28 टाइम्स मर चुका था। और अब उससे वो आदमी कहता है, क्या आपको लगता है कि आप इसे काबू कर सकते हैं? जिन अपने मन में सोचता है और एक्साइटेड होकर जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, मैंने अपना अगला शिकार चुन लिया है। अब सीन कटता है, जिन क्वेरी मतलब खदान पहुंच चुका था और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मैड स्कल की वजह से मैंने सुना है कि वो लोग कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाए। इस माइन का अंधेरा और सन्नाटा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ का माहौल इतना ज्यादा डरावना है कि यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं चाहेगा और बेहतर होगा कि मैं अपने काम को जल्दी ही पूरा कर लूँ। वे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसको कुछ लोग देखते हैं और वो लोग आपस में कहते हैं, वेट अ मोमेंट। जिन उनकी तरफ देखता है, तभी एक आदमी कहता है, सॉरी बट यार, क्या तुम अपनी टर्न का वेट कर सकते हो? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे तो हम लोग बैटल की तैयारी कर रहे हैं। जिन अपने मन में कहता है, वे चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि वो लोग पहले आए हैं। जिन कहता है, डीमन मतलब मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए कब से यहाँ पर कतारें लगने लगी। अब वो आदमी उसको समझाते हुए कहता है, या फिर आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं, हम लोग मिलकर हंट कर लेंगे। जिन अपने मन ही मन कहता है, ये लोग अब मुझे ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने मन ही मन कहता है, अगर मैं इन लोग के काम खत्म होने का इंतजार करूँ और ये लोग अपने काम में सक्सेस हो जाते हैं तो मेरे टाइम की बर्बादी होगी। लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ऑर्डर की हो तो, भले ही मुझे इन ग्रुप के साथ बाउंटी को शेयर करना पड़े। अब यहाँ पर एक आदमी अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन अगर हम लोग और लोगों को जोड़ेंगे तो हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। कैप्टन अपने मन ही मन कहता है, साथ मिलकर काम करना बेहतर हो सकता है। जिन कुछ चीज़ों को याद करता है तो उसने जैकब के साथ किया। मुझे यहाँ के लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं हो सकता। अब जिन उससे कहता है, तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो तुम मुझे क्यों अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हो? अब यहाँ पर वो लड़का कहता है, थोड़ा अजीब लग रहा है ये मानने में, पर मेरे लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो तो शायद हम लोग को मदद मिलेगी। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना? उसकी ये सारी बात सुनने के बाद जिन अपने मन ही मन कहता है, अचानक से इतनी तमीज इन लोग का यही है, इनके सामने इनसे ज़्यादा कोई मजबूत आता है तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। जिन उससे कहता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ? सामने वाला लड़का कहता है, अगर तुम स्ट्रांग नहीं होते तो जो वो वुल्फ है वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा होता। जिन उस वुल्फ की तरफ देखता है, उसका वुल्फ एक लड़की के साथ होता है। लड़की उससे कह रही होती है, कहते हैं कि वुल्फ मॉन्स्टर को अपना गुलाम बनाना मौत को दावत देना है। वुल्फ मॉन्स्टर अपनी आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्हें काबू करना नामुमकिन माना जाता है, इतना नामुमकिन कि ऑर्डर अलायंस जैसी बड़ी ताकत भी इसे काबू नहीं कर सकती। किसी इंसान को फॉलो करते देख ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जिन अपने मन ही मन कहता है, मैंने मट को छुपने के लिए कहा था लेकिन ये बाहर क्यों निकला? अरे उन्होंने इसे मीट के लिए ऑफर किया। इस दुनिया का ऐसा नॉनवेज जिसका स्वाद मैंने अभी तक नहीं लिया। मट उस मीट को खाता है और थोड़ा सा खाने के बाद वो जिन की तरफ फेंक देता है उसको। जिन ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, वो आवारा कुत्ता आखिरकार मुझे समझता क्या है। लेकिन फिर अचानक जिन उस मीट को गौर से देखने लगता है और कहता है, आखिरकार मेरी बॉडी क्यों नहीं रुक रही? और ये भी तो सोचो, मैंने आखिरी बार कब मीट खाया था, लेकिन इस मीट को तो उस मट ने खाया है और तो और ये जमीन पर भी गिरा हुआ है। लेकिन मुझे क्या इसको उठाना चाहिए? जिन उस मीट को उठाने लगता है खाने के लिए, लेकिन तभी वो लड़की उसको रोक देती है और उसको फूड ऑफर करती है। अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? जिन उसको काफी ज्यादा गौर से देखता है और कहता है, इतना ज्यादा गुडनेस, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। जिन उन सभी लोगों पर भरोसा करके उनके साथ आगे बढ़ता है माइन के और टेस्टी मीट को एंजॉय करते हुए अपने मन ही मन कहता है, ये कितना ज्यादा डिलीशियस है, एकदम रस से लबालब है और तो और इसमें सिजवान जैसी तीखी मिर्च का टेस्ट भी आ रहा है। इसका स्वाद उस भयानक मांस से अलग है जिसको मैंने जिंदा रहने के लिए मॉन्स्टर से निकाल कर खाया था। वो लड़की पीछे पलटती है और कहती है, अरे जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि अभी हम लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। इसी बीच वो लड़का भी कहता है, मेरा नाम जॉनथन है और मैं कैप्टन हूँ द ब्लैक मर्लिन मैक्रेनी ग्रुप का। वो लड़की भी कहती है, मेरा नाम कैलरी है। जिन कहता है मैं किम्वो जिन हूँ। नहीं, मैं जिन हूँ। जॉनथन कहता है, ऑल राइट, हमें आपको पाकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चंस हो तो तुम बिना झिझक पूछ सकते हो। जिन भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया। उनका कैप्टन जॉनथन कहता है, तो ठीक है फिर हम लोग उस जगह पर पहुंच गए, यहीं पर हम लोग मैड स्कल से लड़ेंगे। ट्रैप टीम जाल को बिछाओ, स्पेयर टीम अपनी अपनी पोजीशन ले लो। कैलरी, क्या हम लोग को भी अब स्टार्ट करना चाहिए? कैलरी कहती है, यस लेट्स बिगिन। जिन कैलरी को देखता है और अपने मन ही मन कहता है, क्या ये मैजिक है? तो ये वही मैजिक है जिसका नाम जेरोनिकल्स बुक में मेंशन्ड है।
कैलरी कह रही होती है, मैं कैलरी के नाम पर विनती करती हूँ, इस सरजमी पर अपना आशीर्वाद बरसाइए। कैलरी जोनाथन को कोई पावर देती है। जोनाथन कहता है कैलरी की सपोर्ट पावर्स काफी ज्यादा अच्छी है, वो हमेशा की तरह परफेक्ट है। कैलरी कहती है तुम्हारे पास 5 मिनट या 3 मिनट है बस। जोनाथन कहता है सभी लोग तैयार रहना, मैं मैड स्कल को यहाँ बुलाता हूँ। जोनाथन की स्पीड और सारी चीजें देखकर जिन अपने मनी मन कहता है जोनाथन जो पहले सुस्त लग रहा था अब तेज हो गया और इसका मैजिक भी बहुत ज्यादा कूल है। क्या अगर मैं सीख जाऊं तो क्या मैं भी इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा? अब यहाँ पर उनकी टीम का एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, मैड स्कल यहाँ जल्दी ही आता होगा। अगर कोई भी एक व्यक्ति गलती करता है तो हम सब मारे जा सकते हैं, इसलिए अपनी नजरें शार्प रखना। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने मन में कह रहा होता है मॉन्स्टर को ट्रैप में फंसाना और इसमें भरपूर फायर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्लान इतना ज्यादा भी खराब नहीं है। बहरहाल क्या ये स्ट्रेटजी मैड स्कल के अगेंस्ट काम करेगी? वहीं दूसरी तरफ जोनाथन मैड स्कल को आगे की तरफ लेकर आ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है ट्रैप को तैयार करो ट्रैप टीम। वहीं दूसरी तरफ उसके ग्रुप के मेंबर रेडी होकर चिल्लाते हुए कहते हैं मैड स्कल आ रहा है, सब लोग रेडी हो जाओ। मैड स्कल को वो लोग ट्रैप में फंसा लेते हैं। जोनाथन भी कहता है स्पेयर्स तैयार करो और सभी ग्रुप के मेंबर्स स्पेयर को उस पर बरसाने लगते हैं। मैड स्कल काफी जोर से चिल्लाता है और पागल हो जाता है। ट्रैप टीम रस्सी से उसको पकड़ रही होती है लेकिन मैड स्कल बेकाबू हो रहा है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको कोई लोग संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ये सब देखते हुए जिन अपने मन में कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, ये मैड स्कल काफी ज्यादा हम लोग पर हावी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग गिर रहे थे जमीन पर और चिल्लाते हुए कह रहे हैं इसको टाइट पकड़ो, हम लोग इतने सारे हैं, हम लोग एक मॉन्स्टर को बांध नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से मैड स्कल उस जाल को तोड़ देता है और सभी लोग अलग अलग दिशा में जाकर गिरते हैं। अब मैड स्कल कैलरी के सामने खड़ा था। कैलरी उसको देखती है, उसके फेस से हवा उड़ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से कैलरी के आगे जिन आ जाता है। कैलरी जिन को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। जिन उसकी दोनों सींगों को पकड़ता है और वहीं पर रोकने की कोशिश करता है और पीछे की तरफ खींचने लगता है। पीछे से कैलरी कहती है जिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिन उसकी बातों का कामली रिप्लाई करता है डोंट वेरी और अपने मन में कहता है बिकॉज मुझे पता है कि मैड स्कल को कैसे हराना है। अब यहाँ पर जिन उसको साइड में धक्का देता है और अपने खंजर को निकालता है और अपने मन ही मन कहता है मुझे लगता था कि मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ, इस मैड स्कल के पास डेफिनेटली इनक्रेडिबल पावर है। धिक्कार है मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। लेकिन फिर अचानक से वो नोटिस करता है उसके आसपास मैजिक पावर घूमने लगी थी और पीछे से कैलरी कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। जिन भी अपने मन में कहता है ये क्या कोई मैजिक है, मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई है, ऐसा महसूस होता है कि मैंने 30 किलो का बैग जमीन पर रख दिया जिसे मैं ले जा रहा था और अब इसके साथ मैं इस मेथड के साथ मैं उसका शिकार आसानी से कर पाऊंगा। और पीछे से जोनाथन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमको कोई तरीका पता है जिन, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिन कहता है नहीं तुम लोग पीछे ही रहो। जोनाथन और बाकी के ग्रुप के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक थे ये सब देखकर। जिन कहता है अभी के लिए मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेले इसको हराना ईजी है। एक मैड स्कल का शिकार करने के लिए आपको कुछ ही बातों की ज़रूरत है। भले ही इसको मैड स्कल कहा जाए लेकिन ये एक पिग ही है। ये स्ट्रेट लाइन में काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है लेकिन इसको मुड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल उसे वहीं रोकने के लिए करूँगा। क्या यही एक पावरफुल शरीर की ताकत है? ऐसा लग रहा है कि इसे मेरा पीछा करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चलो फिर दूसरे स्टेप की बारी आ गई। इसके दांत जो तलवार जितने लंबे हैं, ये ह्यूमंस के लिए हाथों का काम करते हैं लेकिन वो कठोर दांतों को तलवार से नहीं काटा जा सकता। और इस केस में मैं इसके नाक यानी कमजोर एरिया पर निशाना लगाऊंगा। एवरी मोमेंट के बाद दर्द बढ़ता जाता है। इसे दोबारा हमला करना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिस मैड स्कल, इसे दोबारा अटैक करने का चांस नहीं मिलेगा। और एक और अटैक करता है जिन सक्सेसफुली। जिन लड़ते लड़ते काफ़ी डीपली अंदर चला जाता है जिसको ढूंढते हुए जोनाथन और कैलरी बाकी के ग्रुप मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें सबसे पहले जिन को ढूंढना पड़ेगा। जोनाथन कहता है आखिरकार वहाँ क्या हो रहा होगा। कैलरी भी कहती है सबसे पहले चलो जिन को ढूंढे वहाँ चल के। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से वुल्फ उनके रास्ते में आ जाता है और काफ़ी ज़ोर से हाउलिंग करने लगता है। कैलरी उसको देखती है और कहती है क्या हमें इंटरफेयर ना करने को ये कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन वहाँ से बाहर निकल कर आता है और सभी लोग कहने लगते हैं जिन तुम जिंदा वापस आ गए और उस मैड स्कल का क्या हुआ। जिन काफ़ी आराम से कहता है हम दोबारा से मास्टर को जिंदा तो नहीं कर सकते और उस जगह पे वहाँ कोई अब मैड स्कल नहीं है और अब सिर्फ मांस बचा है वहाँ पर। जोनाथन इतना सुनता है और कहता है वाह क्या बात है, क्या तुमने सचमुच अकेले किया ये सब? मैंने किसी भी आदमी को अकेले मैड स्कल को हराते नहीं देखा। इसी बीच उसके बगल में खड़ा हुआ वुल्फ काफी जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है और सामने की तरफ जोनाथन वगैरह पलट कर देखते हैं
और अब सामने एक और मैड स्कल दिखता है। जोनाथन ये सब देखता है और चिल्लाते हुए कहता है ये तो मैड स्कल है, वहाँ पर एक और मैड स्कल है, सभी लोग बैटल के लिए दोबारा से प्रिपेयर हो जाओ। कैलरी सबको रोकती है और कहती है रुक जाओ, वहाँ पर एक नहीं और भी हैं, क्या यहाँ पर और भी पिग के बच्चे हैं? और अब उस मैड स्कल के साथ दो बच्चे और निकलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट तरीके से क्वैक क्वैक कर रहे होते हैं। बाकी के सभी लोग और जिन सब लोग उसको नोटिस करते हैं। कैलरी कहती है क्या वो लोग अब जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपने बच्चों को पालने का प्लान यहीं बनाया था। जोनाथन कहता है मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है अब, खैर मुझे खुशी है कि ये पीसफुली चला गया। अब यहाँ पर 5th पायनियर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार के अंदर सभी ग्रुप के मेंबर्स बैठे होते हैं। जोनाथन सभी से कहता है बहुत बढ़िया वर्क किया, किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है, हम लोग ने मैड स्कल को हरा दिया और सबसे ज़्यादा हाईलाइट हंट और सबसे ज़्यादा मेहनत का फुल सेटलमेंट का टाइम आ गया है। और सभी लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कैलरी कहती है मैंने सोचा था कि 70 गोल्ड कॉइन्स होंगे बस, लेकिन यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये 70 से ज़्यादा है। जोनाथन भी हंसते हुए कहता है इस बात के लिए तुम लोग थैंक्स मुझे बोलो जो मैंने इतना हंगामा किया। वहाँ पर सिर्फ एक मैड स्किल नहीं था, बाकी भी थे, क्योंकि ये दी गई जॉब की इन्फॉर्मेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेंजर थी। मैंने और भी बड़े इनाम की डिमांड की, पूरे 110 गोल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पर सब कहने लगते हैं वाह हमारे कप्तान से यही उम्मीद थी। जिन भी इसी बीच कहता है लेकिन हम लोग ने उन बच्चों की मदर से लड़ाई नहीं की, फिर भी उन्होंने तुम्हें पैसे दे दिए। जोनाथन कहता है अरे हाँ मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। उनके टीम का एक बंदा कहता है अरे ये हैं हमारे कैप्टन, अगर ये पकड़े नहीं जाते तो ये सच बन जाता। जिन कहता है ये सब कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब जोनाथन जिन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है एनीवे मैं सोच रहा हूँ कि कमाई का आधा हिस्सा जिन को दे दूँ। और मैं अब आप लोग से पूछता हूँ क्या आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है? जिन शॉक होता है और कहता है पूरा आधा हिस्सा। जोनाथन कहता है अगर तुम ना होते तो हम लोग कुत्ते की मौत मर जाते, तो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो क्योंकि इनाम की रकम बढ़ चुकी है, हम लोग को आपस में बांटने के लिए पर्याप्त रिवॉर्ड्स है और यही तो हम सब चाहते हैं। उसके ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिन अपने मनी मन कहता है पावर और ट्रैप से उन लोगों ने काफी ज्यादा मदद की, ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई बुरा नहीं है। थैंक यू, बदले में आज रात के सभी ड्रिंक्स का पेमेंट मैं करूंगा। अब सामने से टीम मेंबर से आवाज़ आती है वो तुम्हें तो मनी खर्च करना आता है, आज रात हम सारे तुम्हारे पैसे उड़वा देंगे। अब वो लोग खुशी से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिन कैलरी को नोटिस करता है वो कहीं जाती है। जिन उससे कहता है कैलरी तुम कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मैजिक की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। जिन कहता है मैजिक? अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को एक चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलरी अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में मैजिक निकल रहा होता है। पीछे खड़ा जिन उसको मनी मन देखते हुए कहता है वो जरूर थकी हुई होगी, हंट के बाद तुरंत ट्रेनिंग लेना ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैजिक, क्या मुझे इसे सीखना चाहिए? अब वो लोग अपना सामान समेट रहे होते हैं। कैलरी जिनसे कहती है क्या तुम मैजिक सीखना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर सिखा सकती हूँ। जिन बड़बड़ाते हुए कहता है ये कितनी आसानी से मान गई। कैलरी कहती है मैं वैसे भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती थी। अब दोस्तों हमारी ये सुंदर और नखरीली मैडम थोड़ा नाराज हैं और वो कहती है जब वो पागल मैड स्कल हमारी तरफ पागलों की तरह दौड़ा आ रहा था तब तुमने ही मुझे बचाया, किसी और की तरह नहीं जो बस खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। और पीछे खड़े जोनाथन के मुंह पर ये टॉन्ट कस रही थी। और वैसे भी मैं आपको बस मैजिक ही सिखा सकती हूँ, अगर कोई मैकनरी ग्रुप अपने ही मैगिस मतलब जादूगर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसको सिखाने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग मुझसे मदद मांगेंगे या सिखाने के लिए कहेंगे तो मैं सीधा मना कर दूंगी, लेकिन हमारा जिन अलग है। और अब जोनाथन पीछे से आता है और उससे कहता है अरे अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैजिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात सीख सकते हैं, और वैसे भी 2 दिन में हम लोग विलेज को छोड़ रहे हैं। कैलरी जोनाथन से थोड़ा एग्रेसिव मोड में कहती है जिन कैन जस्ट कम विद अस, जिन हम लोग के साथ चलेगा। और अब जोनाथन जलन से झाकर जिन से कहता है एक ब्रेव वुल्फ इज यूजली मोस्ट कंफर्टेबल अलोन, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। आपकी इतनी बड़ी जर्नी में हम जैसे लोगों का दखल देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ये आपकी तौहीन होगी। जोनाथन को ऐसा देखकर लग रहा है कि वो जिन से काफी ज्यादा जेलस हो रहा है। इतना सुनने के बाद जिन अपने मनी मन सोचता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है इस टाइम, लेकिन ये बंदा मुझे जबरदस्ती इतनी इज्जत दे रहा है कि मुझे अपनी शान दिखानी ही पड़ेगी, क्या मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना चाहिए? जिन कहता है जोनाथन तुम्हारी अगली मंजिल क्या है? जोनाथन कहता है
फोर्थ पाइनर सिटी, मैंने सुना है वहाँ पर एक बहुत बड़ी जॉब है। फोर्थ पाइनर सिटी, मैं भी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा था, तो क्या मैं तुम लोग के साथ चल सकता हूँ? जिन सामान रखते हुए कहता है, और रास्ते में मैं जादू भी सीख सकता हूँ। अचानक से कैलरी और जोनाथन आपस में बात करते हुए कहते हैं। कैलरी कहती है वह झूठ बोलने में भयानक है। जोनाथन कहता है हमने उसको अपने जाल में फंसा लिया। अचानक से जिन सामान रख ही रहा होता है, जोनाथन और कैलरी उसके पास आते हैं। जोनाथन कहता है ओ माय गॉड, ये तो कोइंसिडेंस है, हम लोग के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ एक सहयोगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, जो हम लोग के साथ चलेगा। जिन कहता है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई। अब पूरी टीम निकल पड़ती है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और उन लोग के साथ एक बहुत बड़ा टर्टल भी चल रहा होता है, उनका जो सामान लादे होता है। और अब हम लोग को इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम तारास्क है। इस मॉन्स्टर को खास तौर पर पाला गया है ताकि इसे गुनून बदल कर इसे बेहतर बनाया जा सके। इसे ज़्यादातर सामान ढोने के लिए, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये उन गिने चुने मॉन्स्टरों में से एक है जिसे इंसानों ने अपना पालतू बनाया है। जिन उसे देखता है और बड़बड़ाते हुए कहता है ये तो कैनिकल में से टेरास्क है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ऐसा लगता है कि वो घोड़ों के बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए। अरे यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जोनाथन कहता है ऑल राइट, तो चलो सब चलते हैं, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है। अब उन लोग को रास्ता तय करते करते रात हो चुकी थी। कैलरी और जिन दोनों लोग साथ में बैठे होते हैं। जिन बताता है कुछ नया सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सीखने में कठिनाई होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट करना ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। किसी भी काम में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ तरक्की सिर्फ बार बार चीज़ों को दोहराने से ही मिलती है। हालांकि इस एरिया में ग्रोथ की स्पीड काफ़ी धीमी है और कुछ हालातों में ये पूरी तरीके से रुक जाती हैं। ये तो सच में काफ़ी मुश्किल है। एक ही जगह रुके रहना और वही पुरानी मेहनत दोबारा करना किसी सज़ा से कम नहीं है। ये दर्द बहुत बड़ा है, पर यह दर्द मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं इसका आदी हो चुका हूँ। पूरे 12 साल, ये 12 साल का वो दर्द था जो मैंने सिर्फ इसलिए सहा ताकि मैं उस डिमोनिक रियलिम मतलब शैतानी दुनिया में जिंदा बच सकूं। हर पल मौत सामने थी, लेकिन मेरा इरादा उससे ज़्यादा मजबूत था, और फिर उन्होंने मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। जब तक ये काम ना करे तब तक इसे दोहराते रहो। मुझे इसकी पहले से ही आदत हो चुकी है। और अब पीछे से कैलरी क्लैप करते हुए कहती है बस इतना ही, आपने जादू मतलब मैजिक का अनुभव मतलब फीलिंग कर लिया। जिन कहता है तो क्या वो माना था? ये सोच के ही हैरानी होती है कि उस फीलिंग को पाने के लिए 10 दिन लग गए। फीलिंग मतलब वो माना, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और अब कैलरी उसके पास आकर बैठती है और कहती है ऑनेस्टली कहूँ तो आप सचमुच काफ़ी ज़्यादा धीमे हैं, लेकिन तुमने अच्छा किया। कुछ लोग जिनके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, वो लोग बिना मानों को फील किए भी बिता सकते हैं। और अब चलो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलो अपने कपड़े उतारो। जिन अचानक से शॉक होता है और अब वो अपने कपड़े उतार कर बैठ जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? मैं इससे तुम्हारी बॉडी में माना इंजेक्ट कर सकती हूँ। जिन, मैं एक रास्ता बना रही हूँ, मैंने इसे बना दिया और अब मैं इसमें माना इंजेक्ट करने जा रही हूँ, तो इसे तुम काफ़ी अच्छी तरीके से फील करना। जिन उसकी बातों का रिप्लाई करता है और कहता है ठीक है। और अब कैलरी उसके बॉडी में माना को इंजेक्ट करने लगती है, और अब जिन की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना निकलने लगा था। जिन अपने मन ही मन कहता है ये एहसास तो पहले वाले एहसास से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मेरी बॉडी की गहराई में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ खून से भी गाढ़ा हो, और मेरी बॉडी में वो बह रहा है। कैलरी पीछे से पूछती है कैसा लग रहा है, क्या तुम इसकी पावर को महसूस कर सकते हो? जिन कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। कैलरी कहती है तुमने मैजिक को यूज़ करने का पहला स्टेप उठा लिया है, या यूँ कहूँ कि पहला कदम उठा लिया है। मैजिक को यूज़ करने का बेसिक 3 स्टेप है। पहला, माना को फील करना। दूसरा, माना को अपनी बॉडी में स्टोर करना। और लास्ट में आप मैजिक यूज़ करते हैं। क्योंकि तुम पहले स्टेज में सफल हो चुके हो, तो हम लोग सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं तुम्हारा माना कंट्रोल करूंगी और हार्ट तक भेजूंगी। जिन, सांस को रोके रहने की सेंसेशन का यूज़ करो और अपने बॉडी में उस मैजिक को स्टोर करने के लिए एक विजुअल बनाओ। अपने माना को बॉडी में प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहा हूँ। कैलरी कहती है तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। और जब वो सेकंड स्टेज शुरू करती है तब उसको अचानक से कुछ एनर्जी फील होने लगती है, और वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है। कैलरी अपने मन ही मन कहती है और अब ये मत कहना कि ये ओमिनियस एनर्जी है, और ये क्या मेरा माना इसमें अब्जॉर्ब्ड हो रहा है। और अब अचानक
अचानक से वो वुल्फ आ जाता है, कैलरी को वहाँ से पकड़कर हटा देता है। कैलरी उसको देखती है और कहती है रेड वुल्फ यहाँ पर। रेड वुल्फ उसकी तरफ देखने लगता है। कैलरी अपने मन में कहती है क्या उसे सेंस हो गया कि मैं डेंजर में हूँ, वो मेरी हेल्प करने आया है। जिन उठता है और कहता है कैलरी क्या तुम ठीक हो। कैलरी अपनी मनी मन कहती है जिन को देखते हुए मैंने जो अभी देखा वो मेंटल वर्ल्ड था उसके अंदर का। ये वो टाइम होता है किसी पर्सन की पावर और नेचुरल स्वभाव शेप लेती है और एक वर्ल्ड के रूप में अपेयर होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन पर निर्भर करता है। हर एक आदमी का मेंटल वर्ल्ड अलग अलग होता है, लेकिन जिन की मेंटल वर्ल्ड में ऐसे ओमिनियस प्रेफरेंस का होना। जिन प्लीज सच सच बताना क्या तुमने गलती से भी किसी का इंटरनल कोर खाया है। जिन कहता है एक इंटरनल कोर मतलब। कैलरी उसको समझाती है मेरा मतलब है किसी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर पाया जाने वाला क्रिस्टल। जिन कहता है अरे क्या तुम्हारा मतलब मॉन्स्टर एसेंस से है। हाँ मैंने इन्हें खाया है। कैलरी काफी शॉक होती है, उसको पकड़ती है और चिल्लाती है क्या तुमने इंटरनल कोर खा लिया, कब और कैसे, तुमने उसे कितना खाया। जिन कहता है मैंने मॉन्स्टर्स को हंट करते समय ही खाना शुरू कर दिया था, तो लगभग पिछले 10 सालों से मैं इसे लगातार खा रहा हूँ। और अगर तुम कोई इसका नंबर पूछती हो तो शायद हजारों में नहीं 10,000 में मैंने इसको खाया है। और क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। कैलरी कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई ह्यूमन इंटरनल कोर खा लेता है तो वो मर जाते हैं या फिर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। कर्मा इसे रेट्रोवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये डिमोनिक रेलिम में पाए जाने वाली टर्बिल्ड एनर्जी का नाम है, या फिर इसे तुम कहो कि कोई अशांत ऊर्जा का नाम है। दुनिया बदल रही है। अब जो भी इंसान या कोई जिंदा प्राणी इसको अब्सॉर्ब करेगा तो उसके अंदर ऐसी अजीब पावर पैदा होगी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। और इन सब का सोर्स है एक मॉन्स्टर कोर, और ये कोई मामूली कोर नहीं है। ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जो एक कर्मा से फॉर्म हुआ है, जो कि उस सालों से उसकी बॉडी में जमा हो रहा था। हर एक फाइट, हर एक सनसेस और वो सारी एनर्जी मिलाकर उस कोर को जन्म देती है। कैलरी अपने मनी मन कहती है ये बात मुझे परेशान कर रही है। द डार्क प्रिस्ट जब अनदर वर्ल्डली गेट खुला और उस कर्मा ने संसार को निकल लिया, लेकिन हद तो तब हो गए जब उन मॉन्स्टरों का साथ इंसानों ने देना शुरू कर दिया जो कर्मा को अब्सॉर्ब कर रहे थे, बल्कि उनके लिए कोई शैतान नहीं एंजल्स बन चुके थे। सोचो जिसे दुनिया दुश्मन समझ रही थी वो लोग उसे ही भगवान मान रहे थे। उन लोगों ने मॉन्स्टर के मेन कोर को खा लिया और कुछ लोगों ने तो मॉन्स्टरों को ह्यूमंस को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी बलि दे दी। उन्हें पागल कहा जाता था। और जिन ने कहा उसने डीमंस मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए खाना शुरू किया और उसको 12 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और नंबर्स तो अनगिनत हैं। उसने मॉन्स्टर कोर खा लिया। क्या जिन एक डार्क प्रिस्ट हो सकता है? नहीं। अगर वो डार्क प्रिस्ट होता तो वो मॉन्स्टर के कोर को खाने की बात को स्वीकार नहीं करता। उसकी मेंटल वर्ल्ड, लेकिन क्या वो और भी अजीब नहीं है? भले ही उसे ना पता हो कि मॉन्स्टर के अंदर के कोर काफी ज्यादा डेंजर होते हैं, वो इतनी घिनौनी चीज उठाकर क्यों खाएगा? वो सचमुच एक मिस्टीरियस मैन है। और अब हमें यहाँ पर कुछ बताया जाता है जिनने एक मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर का कोर खाते देख उन लोगों की नकल की। अब कैलरी जिन से कहती है जिन अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अब से मॉन्स्टर कोर को खाना बंद करना होगा। अभी तक तुम काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हो। जिन कहता है क्या तुमको सचमुच लगता है कि मेरी मौत हो सकती है? जिन बड़बड़ाते हुए कहता है वो कह रही है कि मॉन्स्टर कोर को खाने से या तो आपकी मौत हो जाती है या आप मॉन्स्टर बनने लगते हैं, लेकिन उसके ठीक सामने एक जिंदा आदमी मौजूद है। क्या ये गवाह नहीं है? क्या उसकी ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है? और अगर ये सही है और ये फैक्ट भी है, लोगों को मारने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड वन फैक्ट और कि मैं हमेशा लड़ना चाहता था मॉन्स्टर कोर की वजह से। जिन कैलरी से कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। कैलरी उससे चिल्लाकर कहती है कोशिश माय ऐश, तुम्हें एब्सोल्युटली उसे स्टॉप करना होगा। अगर तुम लगातार मॉन्स्टर कोर खाते रहोगे तो तुम्हारी सिर्फ जान ही नहीं खतरे में रहेगी, तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जिन कहता है क्या मैं सचमुच में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? आई स्वेयर ये तुम्हारी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे करंट स्टेट पे माना मैनिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, एटलीस्ट आपको माना आल्ट करने में सक्षम होना चाहिए। जिन कहता है माना आल्ट मतलब? अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को फोर्थ पाइनर सिटी का सीन दिखाया जाता है। पूरी टीम वहाँ पहुँचती है। जिन कहता है वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहले से ही इतने ज़्यादा मैकेनरीज जमा है, मतलब भाड़े के सैनिक। कैलरी कहती है अभी सरप्राइज होने का टाइम नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। इस काम का स्कल साइज तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मिशन की देखरेख एक हॉली नाइट कर रहा है। और अब हम लोग को एक हॉली नाइट को दिखाया जाता है जिसका नाम
रेमंड होता है। जिन उसे नोटिस करता है और कहता है उसको देखते हुए उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटेंस ऑरा है, उसको मर्कनाइज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। जिन कहता है क्या जब कोई हॉली नाइट चार्ज संभालता है तो आमतौर पर इतने सारे लोग इकट्ठा रहते हैं? कैलरी जवाब देती है वो इसलिए कि बस गोल्डन बग वुल्फ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। जिन कहता है गोल्डन बग, क्या कोई ये इंसेक्ट टाइप का मॉन्स्टर है? कैलरी कहती है अब ये मत कहना कि तुम गोल्डन बग के बारे में नहीं जानते हो। सच में यार तुम्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम हंटिंग करते रहते हो। जॉनथन कहता है द गोल्डन बग एक महान बिजनेसमैन है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास असीम पावर मनी है। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन माना जाता है, लेकिन हाल ही में सडनली उनकी मौत हो गई। जिन कहता है अचानक, क्या उसकी हत्या कर दी गई? जॉनथन कहता है ऐसी अफवाहें तो चली रही हैं, लेकिन कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर गोल्डन बग मर गया है तो फिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? जॉनथन कहता है गोल्डन बग के 2 बेटे हैं, क्योंकि उन्हें गोल्डन बग वुल्फ की विरासत मिली है। किसी को तो दोनों बेटों की संपत्ति को बैरियर के अंदर ले जाना था। इस बार यही रिक्वेस्ट है। जिन कहता है किसी बहुत बड़े अमीर टाइकून की धन दौलत को कहीं बाहर ले जाया जा रहा है। अब धन दौलत को एक साथ हिलते देख लोगों की भीड़ तो इकट्ठा होनी ही थी। अब यहाँ आवाज आती है अगली ब्लैक मर्लिन मैकनरी ग्रुप, आगे आओ। जोनाथन इसको सुनता है और वो कहता है आखिरकार अब हमारी बारी है, सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट। जिन मेरे साथ एक पल के लिए चलो। जोनाथन जिन को धक्का देते हुए लेके जा रहा था। जोनाथन काफी हैरान था। जोनाथन उसको अंदर लेकर जाता है और होली नाइट रायमंड से कहता है यही है वो आदमी, हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा मजबूत आदमी, और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये वही आदमी है जिसने मैडिस्कल को पकड़ा और वेयरवुल्फ को काबू में किया। वहाँ पर पीछे खड़ी हुई ऑडियंस कहती है क्या ये वही है, लेकिन ये इतना ताकतवर नहीं दिखता। जिन कहता है हेड क्रैशर, ये क्या बकवास है। जॉनथन कहता है कुछ समय के लिए इसे बर्दाश्त कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा तो अच्छा होता है ना। रायमंड कहता है तेज से ब्लैक मर्लिन मैकनरी ग्रुप को पूरे 100 गोल्डन कॉइन्स, लेकिन याद रहे हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, हम कल सुबह रवाना हो जाएंगे सूरज की पहली किरण दिखने पर ही, तो इसलिए तैयार हो जाओ। जोनाथन ये सुनने के बाद कहता है लेट्स गो। वहीं जिन भी कहता है आखिरकार ये लोग पागल हैं क्या जो सिर्फ लगेज उठाने के 100 गोल्डन कॉइन्स दे रहे हैं। जोनाथन कहता है देखो इस फील्ड का यही उसूल है, आधा पैसा हमारी मेहनत का होता है और बाकी का पैसा हमारे नेम वैल्यू का हायरिंग फी इसी तरह फिक्स की जाती है। और देखो तो जरा तुम्हारे नाम और हेड क्रैशर की वजह से हम लोग को इतने पैसे दिए गए, वरना कहाँ हम लोग को ये सब मिलता। जिन अभी भी सोच में था और वो कहता है लेकिन यार इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारा नेम है, मतलब निकनेम। इस नाम का मतलब यह है कि तुम अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर का सर उड़ा देते हो, इसलिए हेड क्रैशर। इतना सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है जिस किसी ने भी यह नामकरण किया है उसकी नामकरण करने की सोच काफी ज्यादा खराब है, मतलब उसे बिल्कुल भी ज्यादा सेंस ही नहीं है। जोनाथन कहता है वाह 100 गोल्डन कॉइन्स को जीतना मानो जैकपॉट जैसा है ना। जिन ये सुनता है और अपने मन ही मन कहता है इस लेवल का फेम ये तो ठीक ही ठाक है, अच्छा है काफ़ी, इससे मुझे माना आर्ट सीखने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जो कि मैकनरी ग्रुप क्वार्टर्स का होता है, जहां अंदर फाइटिंग चल रही होती है। 2 लोग उस फाइट को एंजॉय करते हुए चिल्ला रहे होते हैं उसको मार डालना, उसको मत छोड़ना। दूसरी तरफ अगला बंदा कहता है भागने की कोशिश मत करो। कैलरी जिन से कहती है अरेना में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या तुम ठीक रहोगे? जिन कैलरी से कहता है तुमने कहा था हॉली नाइट्स माना का अच्छी तरीके से यूज करते हैं है ना, मैं इस चीज से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और उनसे माना आर्ट सीखने का प्लान बना रहा हूँ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। अकॉर्डिंग टू चैरनिकल्स होली नाइट्स ऐसे आदमी होते हैं कि किसी पावरफुल इंसान को देखते हैं तो वो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर वो तुम्हारी ताकत को, इस तरह को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये एक ऐसी अरीना है कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे की रेपुटेशन को रिस्क में डालकर लड़ते हैं। मैं उस होली नाइट्स का ध्यान यहाँ पर अट्रैक्ट करूंगा और पहले तो मैं इसको मारूंगा। और अब फाइट स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर ओपोनेंट उसको मारता है काफी आसानी से। जिन उसके अटैक को डॉज करता है और एक जोरदार पंच मारता है और अपने पैर के नीच से उसके सर को काफी जोर से हिट करता है। और अब अरीना में बैठी ऑडियंस से काफी जोर जोर से तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। वाह, हेड क्रैशर तो अपने सचमुच नाम जैसा ही काम कर रहा है, मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट बनूंगा कमीने। रायमंड जो एक हॉली नाइट है वो भी उस तरफ देखने लगता है। जिन अपने मन कहता है गुड, मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ अटेंशन कर लिया है। हालांकि उनका ध्यान अट्रैक्ट करने पर मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, असली शुरुआत तो अब होगी। हॉली नाइट्स को मुझे सीरियसली लेने के लिए मुझे और भी ज्यादा लोगों को डिफीट करना होगा। अगर मैंने ऐसे 2 या 3 लोगों को हरा दिया तो वो अपने मन में सोचेगा कि मुझ जैसा आदमी यहाँ कैसे आ गया,
और कहाँ से आया है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर 10 को हराया है, अगर वह सचमुच का नाइट है तो वो इस तरीके से सोचेगा। अब यहाँ अचानक से हॉली नाइट रायमंड कहता है रैक्स उस आदमी से जाकर लड़ो, और अब जिन कहता है अब वो अपने अप्रेंटिक नाइट मतलब सबसे अच्छे नाइट को मेरे सामने भेजेगा। हॉली नाइट रायमंड ने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे मतलब रैक्स को, रैक्स कहता है अपने मन में बड़बड़ाते हुए ये चाहता है कि मैं वो मामूली मैकनरी ग्रुप के एक भाड़े के सैनिक से फाइट करूं। वहीं दूसरी तरफ जिन उसको सामने देखते हुए अपने मन ही मन कह रहा होता है और जब वो मोमेंट आएगा तब असली शुरुआत होगी। और अब जिन कहता है आई रिफ्यूज, मैं मना करता हूँ, और अपने मन ही मन कहता है माना आर्ट सीखने के लिए बातचीत की शुरुआत यहीं से होगी। और अब यहाँ पर कैलरी और जॉनथन काफ़ी ज़्यादा शॉक थे ये सब देखकर, और तो और ऑडियंस के पास भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरे फेसेस थे। वहीं दूसरी तरफ रेक्स चिल्लाते हुए जिनसे कह रहा होता है तुमने आखिरकार रिफ्यूज़ क्यों किया, तुम मुझसे लड़ने से मना कैसे कर सकते हो। रेक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पागल हो रहा था। रायमंड जिनको काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा था। रायमंड कहता है क्या तुमको कहीं पर चोट लगी है। जिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तो तुम इस मैच को क्यों इनकार कर रहे हो। जिन काफ़ी रिस्पेक्ट देता है और कहता है हॉली नाइट मैं एक भाड़े का सैनिक हूँ, मतलब मैकनरी हूँ, एक मैकनरी जो मनी और पावर के पीछे भागता है। क्योंकि मुझ जैसा एक मैकनरी हॉली नाइट से फाइट कर रहा है तो इस चीज़ को मैं मुफ्त में कैसे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लड़ सकता। तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। हॉली नाइट कहता है शर्त पूरी होने के लिए हम दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम चाहते हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे तुमसे चाहिए हो सकती है। जिन कहता है ऑफ कोर्स, शायद मैं उतना महान या प्रभावशाली व्यक्ति ना हूँ, लेकिन आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मेरे पास वाकई बहुत सारा पैसा है। ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की लहर थी। ये क्या पागल वागल है, वो एक हॉली नाइट से शर्त लगा रहा है जो सम्मान के साथ जीना मरना चाहता है, वो हॉली नाइट को कितना आसानी से ले रहा है। जहाँ दूसरी तरफ रैक्स अपने दांतों को पीसते हुए कहता है ये साला कमीना कहीं का, और अब वो चिल्लाकर कहता है हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ रायमंड कहता है बशर्ते इस लड़ाई में होने वाले डैमेज और नुकसान तो चलो एग्री करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, और यही है जो हम चाहते हैं। जिन अपने मन ही मन कहता है मुझे यही सोचकर खुशी हो रही है कि मुझे कोई सेटलमेंट नहीं देना पड़ेगा, मैं उसे जी भर के पीट सकता हूँ। और अब जिन कहता है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, और हाँ मैच डुएल ख़त्म होने के बाद मैं बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। और अब रैक्स अरीना में उतर चुका था। रैक्स और जिन दोनों लोग एक दूसरे को आंख से आंख मिलाकर घूर रहे थे। जहां ऑडियंस से आवाज़ आ रही थी आगे बढ़ो हेड क्रैशर, मैं सारी दौलत तुम पर लगाता हूं। वहीं जॉनथन पीछे से कहता है जिनसे जिन अगर स्थिति खराब हो जाए तो मुझे सिग्नल देना। जिन काफ़ी कामली रिप्लाई करता है डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वेरी, मैं जीतूंगा। रैक्स कहता है मुझे किस हद तक जाना चाहिए। रायमंड पीछे से कहता है अपना पूरा जोर लगा दो, वो पक्का इजी अपोनेंट नहीं होगा। रैक्स कहता है ठीक है मैं समझ गया। और अब रैक्स के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना निकलने लगता है। पीछे खड़ी हुई ऑडियंस कहती है क्या ये माना आर्ट है, हॉली नाइट इससे जीत लो। और अब काफ़ी स्पीड से अचानक से पल भर में रैक्स जो कि एक हॉली नाइट है वो जिन के सामने आ जाता है, और जिन अपने मन में तुरंत कहता है इसकी स्पीड उन छोटे मोटे खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अधिक है और इनक्रेडिबल है, और तो और एक रिफाइंड और पावरफुल फोर्स, इस फोर्स से मुझे कहीं हल्का सा झटका लगे तो मैं सचमुच मर सकता हूँ। जिन कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी माना आर्ट है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब रैक्स एक पावरफुल फोर्स से उस पर अटैक करता है। जिन अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, बट यहाँ पर रैक्स के अटैक में इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स होती है जिन पीछे घिसते हुए जाता है, काफ़ी दूर जाकर खड़ा होता है। रैक्स कहता है यार तुमने अपना नाम क्या बताया था, तुम्हारा नाम जिन है ना। तुम डिमोनिक रिलिम मतलब डिमोनिक वर्ल्ड में एक भाड़े के सैनिक हो सकते हो, लेकिन रहोगे तुम एक जंगली जानवर ही। मैं तुम्हें एक हॉली नाइट को नीचा दिखाने का पछतावा कराऊंगा। ये कैसे मुमकिन है। द क्रैशर जिसके नाम से लोग कांपते हैं उसको एक अटैक में पीछे ढकेल दिया गया। मुझे लगा था कि ये मैच एक तरफा होगा, पर मुझे क्या पता था कि एक हॉली नाइट की ताकत इतनी ज्यादा होती है। धिक्कार है इस रफ्तार से तो मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा। कैलरी उसकी बातों को सुनती है और कहती है जिन, जहाँ दूसरी तरफ उनकी फाइट चल रही होती है, एक पे एक पंचेस रैक्स जिन पर अटैक कर रहा था। रैक्स अपने मन ही मन ये देखने के बाद कहता है ये क्या फीलिंग है। वह आदमी जब उसने दूसरे भाड़े के सैनिकों से लड़ाई की उसने फाइट को लंबा नहीं खींचा और एक ही वार में उन सबको ढेर कर दिया। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, इसकी पावर इतनी ज़्यादा है लेकिन इसकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमली पैसिव है। क्या ऐसा हो सकता है उसके मन में कुछ योजना मतलब प्लानिंग चल रही है।
जहाँ सामने रेक्स एक जबरदस्त पावर को कंज्यूम करके एक पंच मारता है और वो पंच काफी दूर से मारता है, लेकिन उसके पंच में माना निकलते हुए आगे की तरफ जाता है, लेकिन जिन उसको अपने हाथों से अचानक से डॉज कर देता है और वहाँ के ऑडियंस में काफी ज्यादा माहौल आ जाता है। ये तो काफी ज्यादा इंसेन डॉज है। और अब जोनाथन चिल्लाते हुए कहता है काफी ज्यादा फुर्ती से, उसने अपने नंगे हाथों से हॉली नाइट की माना आर्ट्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? जहाँ दूसरी तरफ जिन कहता है इसके साथ। अब जिन अपने मुंह से खून को धीरे से पोंछते हुए और एक हैरानी के साथ कहता है, इसी के साथ मैंने उसके कॉम्पैक्ट पावर को मेजर कर लिया। क्या अब मुझे उसकी सहन शक्ति को देखना चाहिए? और अब जिन एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच उसके सीने में मारता है। पंच जैसे ही पड़ता है, रेक्स के दूसरी तरफ पीठ पर शॉकिंग वेव्स जैसा निकलता है। तुरंत रेक्स का मुंह खुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रायमंड अपने मन में तुरंत कहता है, रेक्स को तो एक नॉर्मल सा पंच लगा है, तो वो ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? अब ये मत कहना कि वो किसी तरीके से किसी अवसर का वेट कर रहा था, वो तो बस फाइट को एंजॉय कर रहा था। जिन रेक्स से कहता है, ओहो मैंने इसे मारा, काफी जोर से मारा, क्या इस चीज को ये सह पा रहा है? क्या ये सब भी उसकी माना आर्ट के बदौलत है? जिन काफी डीप वॉइस में कहता है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके के अटैक कितनी बार सह पाते हो। और अब अचानक से रायमंड एरिना में आता है और कहता है फाइट को यहीं ख़त्म करो, उसमें उसका लॉस है, हम अपने वादों के अनुसार शर्त को पूरा करेंगे, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। रेक्स बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने तो यार अभी बस शुरुआत ही की थी, सारा मजा किरकिरा हो गया, लेकिन चलो फिर भी मेरा प्लान सक्सेस हो गया। इस मैच को देख रहे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हेड क्रैशर से यही उम्मीद थी, मैंने तुम पर भरोसा किया था बास्टर्ड। अब यहाँ पर हम लोग को गोल्डन बग वुल्फ मेंशन का सीन दिखाया जाता है। गोल्डन बग का पहला बेटा डेरिक और गोल्डन बग का दूसरा बेटा सेड्रिक, जिसमें वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, तो क्या हुआ, दीवार के अंदर जाने में 10 दिन लगेंगे। ऑर्डर अलायंस के वो कमीने बदमाश, हमने उन पर इतना पैसा लगाया फिर भी 10 दिन कैसे लग सकते हैं? उन कमीनों का यही तरीका होता है, उनमें कोई ठोस बात नहीं होती, वो सिर्फ बातें करते हैं। क्या हम इतने टाइम तक ठीक रहेंगे? इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमें बस तब तक यही प्रार्थना करनी होगी कि हमारा बॉडी, हमारी शरीर बस साथ दे। और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आया नहीं है, मैंने अभी तक जितने आए थे सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना अगर अच्छी है। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।